अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अली और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से और पिछला हफ्ता कैसा रहा। और इसके अलावा हम आज एक और नई कंपनी की रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए बेहतर है या नहीं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। आप जैसा कि देख सकते हैं, कराची स्टॉक मार्केट इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स जुम्मे के रोज़ 40,807 पॉइंट्स पे बंद हुआ। टोटल 223 पॉइंट्स की कमी आई। और इसमें अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप ये 6 महीने का चार्ट खोलें तो आपको ये नज़र आएगा। ये देखें, 39,000 और ये फिर 39,000 और ये फिर 39,000। तो दोस्तों, ये 3 सपोर्ट पॉइंट्स मिले हैं 39,000 के लेवल पे KSE 100 इंडेक्स को, जो कि इसका मतलब ये है कि हमारी मार्केट को इस पॉइंट पे मुसलसल सपोर्ट मिलती आ रही है पिछले 2 महीने से। और अगर हम पिछले 1 महीने का चेक करें तो ना कोई मार्केट नीचे गई है ना ऊपर गई है, एक स्टैग्नेंट है। और इसी तरह अगर हम 1 जनवरी 2020 से चेक करें तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्च के बाद इंडेक्स मुसलसल ऊपर गया है और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई, लेकिन मुसलसल इंडेक्स को 39,000 की पॉइंट्स पे सपोर्ट मिल रही है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो जो पिछला क्वार्टर गुजरा है, जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला, उसमें कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और जैसा कि स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में 7% इंटरेस्ट रेट को दोबारा कायम रखा है, जो भी एक मेरे ख्याल में एक गुड न्यूज़ है। और आगे चलकर ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें हमारी कंपनीज को प्रॉफिट्स बेहतर होंगे, जो और इंडेक्स मुझे उम्मीद है कि ऊपर जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क इन्वॉल्व है वो है कोरोना वायरस का। अगर हमारे खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में लॉकडाउन हो जाता है या इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं तो वो एक बहरहाल नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन उस रिस्क फैक्टर को वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हम इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस को क्लोज़ नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी मार्केट अगले आने वाले कुछ अरसे में ऊपर की तरफ जाएगी। और जो अगर मैं अपना रफ गैस लगाऊं तो ये 5 साल का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है जो कि मई 2017 में हमें 52,000 के करीब जो हमारी मार्केट गई थी, मुझे लगता है कि अन करीब 2021 में अगर हालात साजगार रहे तो ये मार्केट 52,000 पॉइंट को दोबारा टच करेगी। तो दोस्तों, ये था KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस इस हफ्ते का। अब चलते हैं, आज हम बात करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र की। ये एंग्रो फर्टिलाइज़र की 2019 की रिपोर्ट है आपके सामने। ये उनके CEO हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र के, जिनका नाम है नादिर सालार कुरैशी साहब। और ये बड़े एक डायनामिक किस्म के इंसान हैं माशाल्लाह। बहुत इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है और इस ओहदे पर एक पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है एंग्रो फर्टिलाइज़र, जिसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और देखें माशाल्लाह, इनके चेहरे पे जो ये स्माइल नज़र आ रही है, ये इनकी कामयाबी की एक दलील है। और दोस्तों, अगर हम बात करें 2019 की, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो टोटल रेवेन्यू था वो था 121 अरब रुपए। मतलब 121 अरब रुपए की टोटल सेल्स हुई हैं। और सेल्स में आपको पता है कि दो चीज़ें एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो हैं मेजर जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसका एंग्रो यूरिया। और उसके अलावा दूसरा ये DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट इंपोर्ट करते हैं, जो कि सेल करते हैं। इसके अलावा बाकी उसी पैराए में थोड़े बहुत और छोटे मोटे फर्टिलाइज़र्स भी हैं, जिसमें जरखेज़ है और इस तरह के हैं। लेकिन प्रोडक्ट मिक्स में ये मेन दो चीज़ें हैं जो इनकी बिकती हैं मार्केट में। और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं 2019 की बात करें, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 16.9 अरब रुपए का था। और जो टोटल ऑपरेशन से कैश जनरेट हुआ वो 22 अरब रुपए का था। और EBITDA लिखा हुआ है जी दोस्तों। EBITDA होता है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। ये EBITDA होता है दोस्तों जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जो सेल्स हुई हैं और उसमें से जो
खर्चा हुआ है वो माइनस करके जो ऑपरेशंस से जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 36 अरब 90 करोड़ रुपए का, जो आप देख सकते हैं 2018 में 31.5 अरब रुपए था। तो एक विजिबल वो है, इसमें एडिशन है। पर शेयर जो अर्निंग्स आई हैं वो हैं 12.6 रुपये, 2018 में ये 13.04 रुपये थी, और 13 रुपये का डिविडेंड दिया है जो कि 2018 में 11 रुपये था। तो इसके बाद दोस्तों जो यूरिया की प्रोडक्शन थी वो थी 2003 किलो टन, जो कि 2018 की निस्बत कुछ ज़्यादा है। जो सेल्स हुई हैं वो हुई हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सेल्स हैं 18 और 19 की, 1958 किलो टन। फॉस्फेट जो कि मैं आपको पहले जिक्र कर रहा था, जो सेकंड जो बिगेस्ट इनका प्रोडक्ट है, 569 किलो टन की सेल्स हुई हैं। और इंजरीज और मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ टोटल 1260 एम्प्लॉयज़ हैं। तो दोस्तों ये है 2019 का इनका रिजल्ट। अब आ जाते हैं आज की तरफ। ये है जनाब 2020, हम 30 सितंबर 2020 पे आ जाते हैं, और आप देख सकते हैं ये इनकी बैलेंस शीट है। टोटल जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है वो है 64.5 अरब रुपए। उसके बाद बाकी कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, 5.5 अरब रुपए की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी 2019 में, और अभी इस वक्त 19 अरब और 21 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मुराद है जो इन्होंने 3 से 6 महीने के दौरानिया के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में किया होगा या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स में या बैंक्स में, वॉटेवर, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जो कि इनके पास इसकी बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का देखने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इससे आपको पता चलता है कि कंपनी के पास सरप्लस कैश कितना पड़ा हुआ है। ये 19 अरब 20 करोड़ वो रुपए हैं जो इनके पास सरप्लस थे अपनी ज़रूरत से, जो कि इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए थोड़े अरसे के लिए, और उससे ये प्रॉफिट इनको मिलेगा। इसके अलावा इनके पास अभी जो कैश है वो है 1.5 अरब रुपए का, और पिछले साल इनके पास 3.4 अरब रुपए का कैश था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं कंपनी की लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ में सबसे बड़ी जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं इनकी बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब है लॉन्ग टर्म कर्जा जो इन्होंने अदा करना है। 2019 में 22 अरब 19 करोड़ रुपए का कर्जा था, और अब हो गया है 15 अरब 51 करोड़। ये कि आने वाले सालों में, मतलब 1 साल के बाद ये पैसे अदा करने हैं। कुछ टैक्स इन्होंने अदा करना है गवर्नमेंट को, जो कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 12 अरब 18 करोड़ था, और यहाँ पे 11 अरब 73 करोड़ का टैक्स, जो कि शायद मुझे लगता है कि शायद ये वो GIDC जो है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेसेशन के हिसाब से जो इन्होंने पे करना है गवर्नमेंट को। अभी तक उस पे ये फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो डिसीजन दिया है कि सब कंपनीज जिनको गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया था वो 5 साल की मुद्दत में बराबर की किस्तों में ये पैसे अदा करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लें, इस साल जो है इन्होंने जो ये बोरोइंग्स का इस साल का पोर्शन है वो है 8 अरब और 60 करोड़ रुपए। तो ये इन्होंने 2020 में ही अदा करने हैं, और पिछले साल ये था 8 अरब 76 करोड़। इसके अलावा जो ये ट्रेड एंड अदर पेबल्स लिखा हुआ है दोस्तों, ये होता है जो आप जब आप तिजारत कर रहे होते हो तो आपने कुछ जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा होता है, जो इनके केस में जो है 2 चीज़ें हैं, एक तो गैस है और दूसरा जब ये इंपोर्ट करते हैं डायमोनियम फॉस्फेट, तो उसमें जो एज इंपोर्ट इन्होंने जो पैसे देने होते हैं ये वो उसमें से कुछ वाजिबात हैं जो अभी इन्होंने देने हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप देख सकते हैं जी, ये बहुत ही कम है एक इतनी बड़ी सेल्स के हिसाब से। मैं आपको कभी अगर मौका मिला और कोई दूसरी कंपनी मैंने अगर आपको चेक कराई तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ कंपनीज की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बहुत हाई होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस में ये है कि इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 अरब 98 करोड़ थी 2019 में, और 2020 में टोटल 60 करोड़ 40 लाख रुपए की हो गई हैं। तो दोस्तों ये सारा ही सूरत हाल है इस कंपनी की,
जो कि इसके बुनियादी फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए कि कर्जा कितना है और एसेट्स कितने पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं इस 9 महीने की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों पहले जो मैं आपको बताता चलूं कि जो पहले 2 क्वार्टर्स थे, मतलब जनवरी 2020 से लेके जून 2020 तक कंपनी की अर्निंग्स कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। उसमें कोई कोरोना वायरस का खैर कोई ख़ास किरदार नहीं था, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो कोरोना वायरस से बिल्कुल इम्यून है, क्योंकि ये है टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक, और उसमें इनका कोई मार्केट और इनकी मार्केट डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनपुट्स में आपने यूरिया खाद इस्तेमाल करनी ही करनी है, आपने डायमोनियम फॉस्फेट इस्तेमाल करना ही करना है। तो ये एक इंतहाई महफूज तरीन बिजनेस है मौजूदा दौर में। बहरहाल उसकी वजूहत जो भी थी वो मैं अभी जिक्र नहीं करता। अब बात करते हैं इस क्वार्टर की। तो इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि जी टोटल 37 अरब 43 करोड़ की सेल्स हुई हैं, 10 अरब 84 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, 7 अरब 76 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, 50 करोड़ की अदर इनकम हुई है। ये वो इनकम है जो कि आपको मैं बता रहा था, जो इन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उस पर जो इनको इनकम मिलती है। फिर फाइनेंस कॉस्ट आप देख लें जी कि पिछले साल इस टाइम फ्रेम में 1 अरब 20 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट देनी पड़ी, और इस साल वो कम हो गई है 65 करोड़ 52 लाख। और दोस्तों इसकी बुनियादी वजह है जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम हो गया है। मार्च 2020 में ये इंटरेस्ट रेट 13% था स्टेट बैंक की तरफ से, जो कि अभी 7% चल रहा है। तो इसका इन कंपनीज़ को जिनके ऊपर कर्जा है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और टैक्स से पहले का जो नफ़ा है वो है 7 अरब 20 करोड़, जो कि पिछले साल था 5 अरब 97 करोड़। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं जी कि इस साल इन्होंने टैक्स नहीं दिया, इस क्वार्टर में बिल्कुल ना होने के बराबर है, और सारा का सारा जो प्री टैक्स प्रॉफिट था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। जबकि पिछले साल इन्होंने 30%, आपको पता होना चाहिए कि हर कंपनी ने अपने प्रॉफिट का 30% इनकम टैक्स की सूरत में अदा करना होता है, और टैक्स अदा करने के बाद इनके पास जो पीछे प्रॉफिट बचा था वो था 3 अरब 32 करोड़। तो अर्निंग पर शेयर जो आई है वो है 5.27, जो कि पिछले साल थी 2.49। और इसी तरह अगर हम पूरे 9 मंथ्स की बात करें तो दोस्तों 78 अरब 13 करोड़ की सेल्स हुई हैं, और जो है 14 अरब 10 करोड़ का प्री टैक्स प्रॉफिट हुआ है, और 11 अरब 49 करोड़ का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हुआ है, और 8.61 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग आई है। इसके साथ ही कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। डिविडेंड ऑलरेडी ये इस वक्त जो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है वो एक्स डिविडेंड के तौर पे चल रही है। तो ये डिविडेंड जिन लोगों ने लेना था वो ले चुके हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट था एग्रो फर्टिलाइज़र का, बहुत बड़ी रिकवरी इसने की है पिछले क्वार्टर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 महीने जो जिसमें अभी हम चल रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें इनकी अर्निंग पर शेयर इससे भी बेहतर होगी, अच्छी होगी या इसी तरह होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने देखी, ये टैक्स नहीं देना पड़ा, ये देना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अर्निंग पर शेयर इन 3 महीनों की तकरीबन 3.5 से 4 रुपये के आसपास होगी, 3.5 to 4 रुपीज़, और डिविडेंड तकरीबन 3.5 रुपये अनाउंस करेंगे ये लोग जनवरी में। अब थोड़ी सी बात करते हैं जी कैश फ्लोज की। एंग्रो के जो कैश फ्लोज हैं ये देखें जी। कैश फ्लोज में जो सबसे पहले आपको मैं बात करूं कि जी टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 32 अरब 72 करोड़, जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद इन्होंने कोई 2.5 अरब के करीब इन्होंने जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह खरीदा है। ये वो खर्चा होता है जो उस सेल्स और उस इनकम स्टेटमेंट में आपको नहीं नज़र आता। इसलिए जब भी आप किसी भी कंपनी को स्टडी किया करें तो उसके कैश फ्लोज को ज़रूर देखा करें कि कैश जो आ रहा है वो खर्च किधर हो रहा है। उसके बाद आप ये देख लें, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने 11 अरब 20 करोड़ की परचेज़ की हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की इनको जो इन्होंने वापस कैश करवाई हैं 4 अरब 72 करोड़, जिसके साथ ये ब्रैकेट का साइन होता है वो खर्चा हुआ होता है जो पैसे कंपनी से गए होते हैं, और जिसके साथ ब्रैकेट नहीं होती वो पैसे होते हैं जो आए होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो नेट कैश इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है 8 अरब 15 करोड़ रुपए। इसके अलावा 8 अरब के डिविडेंड्स पे हुए हैं,
2.8 अरब की जो है सूद अदा किया गया है, जो फाइनेंस कॉस्ट जिसको कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7 अरब रुपया इन्होंने अदा किया है, जो कि एक किस्त जो इस साल की इन्होंने देनी थी, और भी कुछ पैसे इन्होंने अदा करने हैं, लेकिन इस साल इन्होंने 7 अरब रुपए अदा किए। तो टोटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 17 अरब रुपए इनके खर्च हुए हैं। तो टोटल अगर आप देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो आखिर में नतीजा निकला है कि इंक्रीज़ हुआ है 6.7 अरब रुपए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पिछले साल 4 अरब रुपए के कैश थे, इस साल 6.73 अरब रुपए के कैश इक्विवेलेंट्स हुए हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड हो गए जनाब 10 अरब 76 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैं आपको इनकी सारी स्टेटमेंट्स का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब हम बात करते हैं कंपनी की मार्केट प्राइस की। तो जनाब इधर हम लिखते हैं, इसका सिंबल है एंग्रो फर्टिलाइजर, ई-फर्ट। देखें दोस्तों, कंपनी इस वक्त जो एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर है वो 60 रुपये 82 पैसे पे क्लोज हुआ है, और XD लिखा हुआ है कि डिविडेंड जो 5 रुपये अनाउंस किया था वो इनका ऑलरेडी 60 अरब 82 करोड़ रुपए पे पिछले 3 सालों की अगर अर्निंग की हम बात करें तो तकरीबन 12 से 13 रुपए एवरेज डिविडेंड मिल रहा है आपको। और आप बाकी कंपनीज का भी तजिया कर लें, आपको इस इतनी हाई डिविडेंड यील्ड और किसी भी कंपनी की नहीं मिल रही होगी। और इसके अलावा टोटल जो शेयर्स हैं वो हैं 1 अरब 33 करोड़ 52 लाख 99 हज़ार, जिसमें से 60 करोड़ फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। और अगर हम इसका चार्ट देखें पिछले 1 महीने का, तो ये जो 5 रुपये माइनस हुए हैं डिविडेंड के, कुछ अर्सा पहले ये 66 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही थी और काफ़ी अर्सा होती रही, फिर अभी ये नीचे आई है। तो दोस्तों आज मैंने ये कंपनी इसलिए सिलेक्ट की थी कि अगर कोई आप लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इस प्राइस पे कि 60 रुपये 82 पैसे पे आपको, या 61 रुपीज़ या 60 की रेंज में आपको एंग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर मिल रहा है, जो कि 13 साढ़े 13 रुपये की आपको अर्निंग्स दे रहा है, और तकरीबन 13 साढ़े 13 रुपये ही आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो कि इनकम टैक्स काटने के बाद तकरीबन 12 रुपये के करीब बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरी तरफ से, ये एक बाय है उन लोगों के लिए जो एक स्टडी, एक अच्छी मजबूत कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट में जो बड़ा रिस्क है फ़िलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भी इनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत डाउन है, जिसकी वजह से इनकी लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अदा हो जाएंगी। और जो एक मेजर रिस्क हो सकता है वो है कि अगर इनको जो गवर्नमेंट है वो गैस की सप्लाई देना बंद कर दे, जो कि मेरा ख्याल में नहीं हो सकता, उसका चांस बहुत कम है। और इसके अलावा ये है कि इन्होंने एक वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशन चाह वो देने हैं 5 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन जितने इनकी कैश फ्लोज हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छी कंपनी है आपके लिए कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और डिविडेंड्स लें। और मेरा जो इसकी, अच्छा ये तो डिविडेंड्स की बात हो गई, इसके अलावा जो इसकी टारगेट प्राइस है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, हर ब्रोकर हर कोई अपनी अपनी देता है, मैं अपनी रिसर्च खुद करता हूँ और अपना एक टारगेट खुद सेट करता हूँ। तो मेरी तरफ से जो इसकी टारगेट प्राइस है दोस्तों वो तकरीबन 85 to 90 रुपीज़ है। मैं आपको इसका 5 साल का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये 5 साल का चार्ट है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं 2015 में ये तकरीबन 84-85 रुपीज़ की रेंज पे जा रहा था। हालांकि 2017-18 में अर्निंग्स में बेपनाह इजाफा हुआ है, लेकिन मार्केट ने सम हाउ दी अदर, ये देखें आप, फिर ये 2018 में फिर ये 80 रुपीज़ तक गई है, फिर ये तकरीबन 82-85, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके। और उसके बाद ये 2019 में जो एक बीरिश स्पेल आया था उसमें ये भी नीचे आई थी। और जो अच्छा इसकी मज़े की बात, आप ये अगर ग्राफ देखें तो इसकी जो बॉटम है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखें 50 रुपीज़ 50, ये देखें 51.90 ये है जनाब बॉटम 2017 का। उसके बाद ये जो 2019 वाला बॉटम था 60, जो कि अभी इस वक्त प्राइस चल रही है 60 रुपीज़ पे बॉटम। फिर ये मार्केट में गई जनवरी तकरीबन दिसंबर जनवरी में 73-74 रुपीज़ पे। उसके बाद ये कोरोना वायरस के जो डाउन स्पेल आया था
और फिर बॉटम हुई है जनाब ये 52-53 की रेंज में, और अभी फिर ऊपर जा रही है। तो दोस्तों इसका बॉटम जो है वो भी बड़ा सेफ है, 50 रुपीज़, अभी 60 रुपीज़ का चल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता नीचे भी जाती है तो ये 50 रुपीज़ का बॉटम है, जो कि एक बड़ा एक हजम करने वाला बॉटम है, जो ये नहीं है कि 10 रुपये पे चला जाएगा। आपने बहुत सारे शेयर देखे होंगे जो कि इतने नीचे चले जाते हैं, और आपको 12 रुपये का 13 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है 60 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। और इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज राइट नाउ इन कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कुछ ना कुछ आपके पोर्टफोलियो में ये एंग्रो फर्टिलाइज़र की शेयर्स होने चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा राब्ते में रहूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मेरा तकरीबन 12 साल का तजर्बा है स्टॉक एक्सचेंज में, और मैं खुद एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ। तो ये है कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपको मुनासिब लगे। मैं अगर मेरे जहन में कोई ऐसा उसका जवाब होगा तो मैं ज़रूर आपको दूंगा, और इसमें मेरी किसी भी किस्म की पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जो भी एक दयानतदारी पे मबनी आप लोगों के फ़ायदे के लिए कोई भी ओपिनियन होगा वो मैं आपको दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इसके साथ ही मैं वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।